हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब साफ साफ नाम से पता चल रहा है कि कुछ यहाँ से मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे आपने 11th में भी पढ़ा होगा, टोरिशली थ्योरम है कि वो फ्लक्स का कुछ था। तो यहाँ कुछ बाहर, यहाँ पर मतलब बाहर निकलने का है लाइन से। कौन सी लाइन से? तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं, सिंपली इससे रिलेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग पासिंग नॉर्मली, ये वर्ड ध्यान रखना, यानी कि परपेंडिकुलर, नॉर्मली थ्रू द गिवन सरफेस और सरफेस एरिया, गिवन सरफेस और सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, गिवन सरफेस एरिया, या और सिंपली सरफेस लिख सकते हो, सिंपली एरिया भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, सेम ही चीज़ें। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बात आपको साफ साफ समझ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यानी काउंटिंग कर रहा हूँ लाइनों की जो नॉर्मली उस सरफेस को पास कर रही है। जैसे ये ऐसे हैं, इसमें से अगर एक लाइन पास हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 1। अगर इसमें नॉर्मली 3 लाइनें पास हो रही है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये साफ साफ आपको पता लग गया है, ये नंबर है। तो सिंपली ये नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर रहा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अपने कैसे नॉर्मली कभी भी किसी चीज़ का पता करना होता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली बात है कि अपने को स्केलर प्रोडक्ट लेना होगा, तभी तो स्केलर आएगी वो चीज़। हाँ भाई, इस तरह से, और उसमें नॉर्मली का पता भी चल जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा जो है आपका 90 पे 0 हो जाएगा। तो मैं एक सरफेस एरिया में से एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेता हूँ, एक सरफेस का, ये बड़ा सरफेस एरिया है ऐसे, उसका छोटा सा। अब मुझे एक बार बताओ, सरफेस एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सपोज दैट कि माना कि ये सरफेस है, ये पूरी आपको सरफेस दिख रही है, तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा, इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। तो सरफेस एरिया या एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये डी एस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और इसके साथ में, और सपोज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ इससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। ये कुछ लोग थीटा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थीटा किसके बीच में मानते हैं? इस सरफेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ये गलत बात है। ये थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। सरफेस एरिया तो कोई, सॉरी, ये जो सरफेस है ये तो वेक्टर नहीं है, सरफेस एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो या एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सरफेस एरिया वेक्टर जो है उसके बीच का जो एंगल है, ये सरफेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में नहीं है, इन दो वेक्टरों के बीच का है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जब भी अपन छोटी चीज़ लेते हैं तो स्मॉल आ जाता है। तो ये इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग। अगेन आपको पता है डॉट प्रोडक्ट होती कोस थीटा हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, अगर जब आपको कंप्लीट चाहिए तो आप कंप्लीट आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। फॉर टोटल के लिए आप हमेशा क्या करते हो? इंटीग्रेशन करते हो। तो इधर लगा दोगे ई डी एस कोस थीटा, और सरफेस इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, और ये आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर ये थीटा 0 डिग्री हुआ तो फ्लक्स आपका पॉजिटिव आएगा, थीटा आपका 180 डिग्री हुआ तो ये फ्लक्स आपका नेगेटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, और अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो फ्लक्स आपका 0 आएगा। ये बात आप क्लियर कट समझ गए होंगे। जैसे माना कि सरफेस एरिया भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ऊपर की तरफ ही आ रहा है, एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ, ये तो आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। माना कि एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ है लेकिन फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में 180 का एंगल होगा और वो नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो ये बात अपने को क्लियर समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आप बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, कई बार आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन, और एक होता है ओपन इंटीग्रेशन। तो सरफेस भी तो दो तरह की हो सकती है। जैसे माना कि ये सरफेस एरिया है, ये कैसा है? ओपन है, और ये भी एक सरफेस एरिया है, आपको दिख रहा है ना, ये पूरा सरफेस एरिया है, लेकिन ये क्या है?
इसके ऊपर का ये है ये, लेकिन ये क्लोज्ड है। जैसे फुटबॉल के ऊपर का जो एरिया आप देखोगे तो वो क्लोज्ड सरफेस है, तो वो क्लोज्ड एरिया हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। लेकिन अगर एक शीट देखोगे तो वो ओपन है। तो उस तरह से एक अगर लाइन, अगर मैं इसको देखता हूँ, ये एक लाइन इंटीग्रेशन, इसमें आप लाइन इंटीग्रेशन बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ तो ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसी तरह से मैं अगर इस शीट की बात करता हूँ तो ये एक ओपन सरफेस इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर मैं एक क्यूब की बात करता हूँ और उसके ऊपर ऊपर वाले सारे सतह ले देता हूँ तो ये क्लोज हो गया ना, तो इसमें क्लोज इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। और वॉल्यूम का तो हमेशा ही आपको पता है कि वॉल्यूम तो हमेशा ही वो कम्प्लीटली सही, वॉल्यूम इंटीग्रेशन का मतलब ये एक तरह से क्लोज ही होता है हमेशा ही, ठीक है। लेकिन फ़र्क इसमें रहता है, ये ओपन है क्लोज्ड, ओपन क्लोज। तो सिंपल अगर इंटीग्रेशन है तो आपने देखा होगा ये ऐसे इंटीग्रेशन रहेगा, लाइन इंटीग्रेशन है तो इस तरह से रहेगा। और अगर क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है तो ये ऐसे वर्ड होगा। सरफेस इंटीग्रेशन है तो सिंपल ऐसे होगा ओपन के लिए, और क्लोज्ड के लिए ऐसे वर्ड लगेगा। तो बात समझ गई होगी। क्लोज का मतलब वो सरफेस पूरी बंद हो रही है, मतलब उसमें घुसने का रास्ता नहीं है, पूरी बंद है वो, ठीक है। और लाइन इंटीग्रेशन का मतलब उसका कोई एंड नहीं है, वो कंप्लीटली फिल्ड हो रही है, एंडलेस हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि यहाँ आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके भाई, ओके। तो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, और वैसे ही वॉल्यूम वाला होता है, ठीक है। तो जरा अब यहाँ से अपन थोड़ा सा एक और आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका, चलो इससे पहले ही मैं आपको यहाँ से डायमेंशन बता देता हूँ। अब फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आया था, कुछ इस तरह से आया था, EDS कुछ इस तरह से आया था स्मॉल फ्लक्स इसके लिए। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ बताया था थोड़ा रफली, ठीक है। ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगा, आप जानते हो कि न्यूटन पर कूलम होती है इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और सरफेस एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो इसकी ये ऐसा यूनिट हो जाएगी। अब आपको डायमेंशन देखनी है, डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे देखोगे भाई, बताओ डायमेंशन। तो डायमेंशन आप जानते हो न्यूटन वाले के लिए होती है ML T-2, मैंने हमेशा का याद रखना। और चार्ज के लिए आप जानते हो, चार्ज है ये मतलब कूलम मतलब चार्ज के लिए है, तो इसका AT होता है, AT अंग्रेजी वाला। और ये मीटर स्क्वायर का तो L² हो जाएगा। अब आप देख लो यहाँ से डायमेंशन क्या होगी, ML³ T की ये पावर एक और ऊपर चली जाएगी तो T-3 A-1, ये इसकी डायमेंशन है। तो ये भी आपको क्लियर पता लग गया कि इसकी डायमेंशन कैसे निकालनी है, ठीक है। अब अपन करते हैं एक छोटा सा अपना टॉपिक है। हाँ, अब एक अचानक आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सोचो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो कि नॉर्मली उस सरफेस को या सरफेस एरिया को पास कर रही है, उनकी संख्या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके भाई, अब अपन करते हैं, इम्पोर्टेंट है गॉस थ्योरम, क्योंकि आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली एक सिंपल थ्योरम है और ये डिराइव्ड होती है कूलॉम्स लॉ से ही डिराइव्ड होती है, तो ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात है नहीं, कूलॉम्स लॉ से ये डिराइव्ड होती है। तो लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ये प्रूफ दे दूँ। टोटल इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये किस लिए है और ये क्या स्टेटमेंट है इसका, ये एक स्टेटमेंट, आप थ्योरम को डायरेक्टली स्टेटमेंट में याद रख सकते हो क्योंकि ये प्रूव्ड है, तो आपको बार बार बताने की जरूरत है नहीं। टोटल फ्लक्स ये बेसिकली ये किसके लिए बनी हुई है, क्लोज्ड सरफेस के लिए बनी हुई है। किसके लिए बनी हुई है, क्लोज्ड सरफेस के लिए। एक तो बात ये है। दूसरी, ये जनरली सिमेट्रिकल चीज़ों के लिए ज़्यादा लगती है, और वैसे असिमेट्रिकल के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन सिमेट्रिकल चीज़ों के लिए अप्लाई होती है। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ गॉसियन सरफेस, कंसेप्ट ऑफ गॉसियन सरफेस, मतलब एक इमेजिनरी सरफेस माननी होती है गॉसियन सरफेस आपको। और दूसरी बात ये, और ये इसका लगाने का मेन पर्पस क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली ये गॉस थ्योरम लगाने का मेन पर्पज ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल पाता है, लेकिन इस गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो अपन यहाँ देखेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले गॉस थ्योरम है क्या। तो गॉस थ्योरम कुछ नहीं कहती है, ये कहती है कि टोटल फ्लक्स, सबसे पहले किस लिए, टोटल फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, वैसे बेटर वर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ, यानी कि एसोसिएटेड या लिंक्ड बोल सकते हो, लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε टाइम्स एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, वो वही 8/10 वाला इंटू 10⁻⁻12 वाला, टाइम्स 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 का मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब अंदर घुसा हुआ है, जो है अंदर है वो, इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ये क्लोज सरफेस के लिए लगी हुई है भाई, ध्यान रखना। टोटल बाई ये किसके लिए है? क्लोज सरफेस के लिए। ये तो क्या है, ये बताती है, फ्लक्स बताती है किसका, उस क्लोज सरफेस के साथ कितना फ्लक्स है। कैसे पता करेगी? ये सीधा बताएगी, फ्लक्स कुछ नहीं होगा टोटल उस सरफेस का, वो होगा 1/ε टाइम्स, ये ऐसे लिखा, टाइम्स का मतलब, और इसके आगे मल्टीप्लाई करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे? चार्ज से। और कौन सा चार्ज? इनक्लोज्ड चार्ज। और ये कहाँ है? इस क्लोज सरफेस के अंदर वाले चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि सिंपली मैं ऐसे बोलूँ, फ्लक्स होगा, पहले वाला चार्ज सारा लिखो, कितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये चार्ज किसके अंदर है? इनसाइड द गॉसियन सरफेस या क्लोज्ड सरफेस के अंदर, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही फ्लक्स है। तो एक तो फॉर्मूला इससे आ रहा है, आपको साफ साफ पता लग रहा है, एक तो ये इससे आया है, ठीक है, ये सॉरी, ये गॉस थ्योरम का ये फॉर्मूला है। लेकिन ये प्रूफ, आप ये तो आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट में आपने याद रख लिया, लेकिन ये आया कहाँ से? तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, सिंपली प्रूफ देखते लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे भाई इस फॉर्मूले को? सिंपली मैंने कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, स्मॉल चार्ज क्यू ले लिया मैंने, इससे आर डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट ले लेता हूँ पी, और यहाँ पर इसके थ्रू एक हमेशा एक रूल होता है कि आपने जैसे ही लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना है, सॉरी फ्लक्स पता करना है, तो आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। कैसी करनी पड़ेगी? गॉसियन सरफेस। जब पॉइंट चार्ज है तो उसकी गॉसियन सरफेस होगी वो स्फेरिकल होगी। कैसी होगी? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जैसी ड्रॉ की मैंने। अब इसके ऊपर थोड़ा एक छोटा सा ds एक सरफेस एरिया ले लेता हूँ, तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बाहर की तरफ हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ले लिया। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस में कितने का एंगल है? 0 डिग्री का। अरे क्या बोला, गॉसियन सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो सिंपली मैं यहाँ से बोलूँगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है भाई? स्टेटमेंट से फ्लक्स का स्टेटमेंट क्या था, याद है कुछ? जो इसका फॉर्मूला होता है ये EDS वाला, ठीक है, तो यही लगा देते हैं अपन, इस इंटीग्रेशन EDS। अब इनके वजह ओपन कर देते हैं, EDS कोस 0 डिग्री, कोस 0 1 होता है, तो सिंपली अपन लिखेंगे EDS। ये बात इतनी समझ में आ गई आपको, क्लियर कट, कुछ है नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, और इसका टोटल सरफेस इसकी ये आप जानते हो रेडियस r है, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो यहाँ आ जाएगा KQ/r²। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, याद है ना आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है KQ, यानी कि सोर्स चार्ज K टाइम्स ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइड बाई जो डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। अब ds करते करते करोगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। अब क्या होगा, इस के को खोलो भाई, ये फ्लक्स का ही आंसर निकल रहा है, ठीक है। अब इस के को ओपन कर दो, तो के का मान होगा 4πε0। अब इस क्यू को एज इट इज लिख देते हैं, नीचे r² है ही, और इधर 4πr²। अब क्या होगा, 4π से 4π कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? क्यू। ये क्यू क्या है? सरफेस के अंदर वाला चार्ज है, यानी कि इनक्लोज्ड वाला, और डिवाइड बाई ε0। हो गया ना प्रूफ? ये प्रूफ है इसका, प्रूफ। सिंपल सा प्रूफ था, कुछ नहीं था। मैंने सिंपल यहाँ से EDS ये किया, ई की वैल्यू लिखी, DS का 4πr² लिख दिया, r² कट जाएगा, 4π कट गया, तो क्यूब और बाई ε0 बच गया, यही इसका प्रूफ था। तो यानी कि आपको पता लगा फ्लक्स के 2 फॉर्मूले, कौन से? अब मैं थोड़ा अलग से बताता हूँ आप लोगों को, कि अगर आपकी सरफेस ओपन है, अगर ओपन है और एक सरफेस है क्लोज्ड, ओपन है तो फ्लक्स का एक ही फॉर्मूला है आपको, और वो फॉर्मूला है EDS, ये निकालने का तरीका। लेकिन अगर क्लोज्ड है तो इसके 2 तरीके, एक तो है आपका, एक फॉर्मूला कौन सा है क्लोज्ड के लिए फ्लक्स का निकालने का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज करो। एक तो होगा क्लोज सरफेस का EDS, एक तो ये है ही, ये क्या है? बाई द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, उसकी फ्लक्स की डेफिनेशन से, जो कि इसके था। अब इन दोनों में फर्क है कि ये क्लोज सरफेस है, इस वजह से ये क्लोज का लगा, यहाँ ओपन सरफेस थी तो ओपन के लिए।
और दूसरा आएगा यहाँ से फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे, और वो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट? ये आया है बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। अब एक बात ध्यान से समझो, मैंने यहाँ थोड़ा फास्ट लिख दिया भाई, थ्योरम ही है ये, गॉस थ्योरम। अब एक बात देखो, ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों को आपने आमने सामने लिखोगे ऐसे, ई डी एस, और इधर लिखोगे सॉरी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब देखो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? चार्ज पता होगा, ये पता है, ये सरफेस इंटीग्रेशन कर लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो यानी कि बेसिकली इन दोनों को कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। बात समझ में आई ना? तो ये दो फॉर्मूले कहाँ से है? ये बाय डेफिनेशन से और ये गॉस थ्योरम से। क्या ये फॉर्मूला इसके लिए लग जाएगा? जी नहीं, ये हमेशा किसके लिए लगता है? क्लोज्ड सरफेस के लिए। ठीक है, तो क्लोज सरफेस में आप अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तब गॉस थ्योरम का अप्लाई करके इन दोनों को कंपेयर करोगे। एक तो इससे आंसर आएगा, एक इससे, इन दोनों को आपने कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, आगे बात समझे? हाँ भाई, तो ये चीज़ें आपने क्लियरली समझ ली। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन कि जो आपका फ्लक्स है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? फ्लक्स, ठीक है, आपका जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? अब आपको पता लगा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया था क्लोज सरफेस के लिए? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी ये डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे। कोई रेडियस पे, किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है क्या? रेडियस कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो मैं ये सिंपली बोलता हूँ कि किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से आप देखोगे डिपेंड्स ऑन इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है सिंपली, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये क्लियरली बात आपको समझ में आएगी कि डिपेंड ऑन इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज का मतलब अंदर वाले पे, बाहर वाले पे डिपेंड करेगा? जी नहीं, बाहर वाले पे नहीं करेगा, ये अंदर वाले उस सरफेस के, जो क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा ये फ्लक्स। क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा। एक दूसरा किस पे इंडिपेंडेंट है? क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है? आपको बता रहा है चार्ज कहाँ होना चाहिए, ऐसा कहीं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कहीं? जी नहीं। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ये डिपेंड नहीं करता है। एंड और एक और चीज़ है, अगर वहाँ बहुत सारे चार्जेज है तो या तो चार्ज इनक्लोज का ये टोटल चार्ज है भाई, अगर उसके अंदर अभी थोड़ा एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो अभी आगे बता देगा। दूसरा इंडिपेंडेंट बिटवीन, मतलब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन, ये इंडिपेंडेंट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस या टू और मोर देन टू चार्जेस, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, उन पे भी ये डिपेंड नहीं करता है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज दैट कि ये सरफेस है, यहाँ 2 कूलम और 1 कूलम। अब आपसे इसका फ्लक्स पूछा है तो सिंपली आप फ्लक्स बताओगे, सर फ्लक्स होगा 3 कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर मैं आपसे पूछूंगा, ओके ऐसे बताओ, 5 कूलम -1 कूलम और 3 कूलम इस सरफेस के थ्रू बताओ। आप बोलोगे सर ये बाहर वाला है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इसको मार दो काटता। अब ये टोटल चार्ज अंदर कितना है? 4 कूलम। तो आप बताओ सर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मैं कहूँगा वेरी गुड। तो ये बात समझ में आई। फिर मैं कहूँगा कि ये चार्ज तो आपस में इनके बीच का डिस्टेंस का कोई यहाँ लेना देना है? जी नहीं। ये चाहे पास रखे हो दूर रखे हो लेकिन अंदर होने चाहिए ये, बस इसके लिए। और कहाँ रखे हुए इस पर भी कोई, तो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कोई लेना देना नहीं है, और इनके बीच के डिस्टेंस का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं। ये क्लियर बात आपको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड, ओके। दूसरा, ये आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, जो है फ्लक्स है आल्सो डिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये मैंने तो डिपेंड वाला यहाँ है, ये सारे इंडिपेंडेंट है भाई। इस पर भी इंडिपेंडेंट है, इसके भी इंडिपेंडेंट है, शेप एंड साइज के भी, एंड साइज इसके भी इंडिपेंडेंट है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, चलो यहाँ बता देता हूँ। सपोज दैट कि ये चार्ज क्यू ले लिया, ये रेडियस आर है, एक स्पेयर है, इसके बाहर एक और स्पेयर ले लिया मैंने जिसकी रेडियस 2r है, एक और स्पेयर ले लिया जिसकी रेडियस 3r है। अब आपसे पूछा गया कि इसके थ्रू, इस सरफेस 1 के थ्रू, 2 के थ्रू और 3 के थ्रू फ्लक्स का रेशियो बताओ। तो 1 के अंदर कितना चार्ज है? Q। 2 वाली सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? Q। 3 वाली के अंदर चार्ज कितना है? Q।
लेकिन इनकी रेडियस तो अलग अलग है, लेकिन क्या ये रेडियस का लेना देना है? बिल्कुल नहीं। तो इनका फ्लक्स का अगर रेशियो पूछ लिया गया है, फ्लक्स 2 और इन 3, इनका रेशियो पूछते हैं तो 1:1:1 आएगा, क्योंकि तीनों के अंदर वो इस सरफेस के अंदर बोलोगे तब बी क्यू चार्ज है। ये कहेगी 2 वाली कहेगी भाई मेरे अंदर बी क्यू है, 3 वाली कहेगी मेरे अंदर बी क्यू है, बस तो खत्म बात ये। तो यहाँ रेडियस का कोई लेना देना है नहीं, शेप मतलब शेप एंड साइज का कोई लेना देना हुआ है जी नहीं। ठीक है, शेप वाला थोड़ा एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाया, साइज का यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि कितनी बड़ी साइज हो जाए। अब शेप वाला भी बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, शेप वाला बता देता हूँ एक बार। जैसे माना कि एक ऐसी शेप ले ली क्यू, एक ऐसे ले लो, इसके अंदर भी एक चार्ज ले लिया क्यू, एक ऐसे ले लो, इसके अंदर भी है क्यू, और एक ऐसे ले लो परफेक्ट स्फीयर जिसके अंदर है क्यू। ये सब क्लोज्ड सरफेस है भाई। इन सब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q/ε0 होगा। इसके अंदर भी क्यू है, इसके अंदर भी क्यू है, इसके अंदर भी क्यू है। क्या शेप से कोई लेना देना है? जी नहीं। तो ये सारी बताए, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई लेना देना नहीं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है उसका कोई लेना देना नहीं, साइज का कोई लेना देना नहीं, और शेप का भी कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सपोज दैट कि अब एक और आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मुझे देखता है कि कौन इसका आंसर बताता है। ओके, यहाँ चार्ज है क्यू, यहाँ है 2Q, यहाँ है 3Q। ये है पहला स्पेयर, ये है दूसरा स्पेयर, ये तीसरा स्पेयर। इनका आपको रेशियो बताना है। चलो थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं, सोचो, वीडियो पॉज कर सकते हो, सोच सकते हो। ओके डन, हो गया। अब सोचो आप, पहले के अंदर कितना चार्ज है? Q। दूसरे के अंदर कितना चार्ज है? दूसरे के अंदर, तो दूसरे के अंदर कोई लोग कहेगा सर 2Q, झूठ बोल रहे हो, ये Q भी तो उसी के अंदर आएगा, तो हो जाएगा 3Q/ε0। फिर पूछूंगा तीसरे के अंदर कितना चार्ज है, कुछ लोग बताएंगे सर 3Q। ना बेटे, 3Q 2Q 6 और ये Q सब इसके अंदर है, बड़े वाले के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6Q/ε0। अब आप रेशियो देखोगे 1:3:6, ये इसका आंसर है। वेरी गुड। ठीक है, अब एक और चीज़ बात भाई, एक में ऐसा लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसा कुछ EDS इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई ε0 फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड, हिसाब से पता लग ही रहा है, क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस। ओके, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। एक बात बताओ, ये जो चार्ज है ये कौन सा है? गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस के, या गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, अंदर वाला चार्ज, बाहर वाला जी नहीं, अंदर वाला चार्ज। ओके, ये फील्ड किसकी वजह से है? तो ये फील्ड है नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सोचते हैं कि ये भी अंदर वालों की वजह से ही हुआ होगा, नहीं, ये नेट है, ये दोनों की वजह से, बाहर वाले की वजह से भी और अंदर वाले चार्जेस की वजह से भी। ठीक है, वजह से के बाद मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 2 कूलम और 1 कूलम और 3 कूलम और 5 कूलम ऐसा कुछ लिया हुआ है, तो जो ये जो इनक्लोज्ड है, ये तो ये वाला आएगा सारा डाटा, लेकिन ये जो फील्ड है ये इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इन सब की वजह से आएगा। बात की समझ में आई ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। मतलब फील्ड है वो तो, जो ये जो आप निकालोगे ना लास्ट में, ये जो निकलता है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, और ये नेट का मतलब क्या है? बाहर अंदर सब की वजह से निकला है। लेकिन जो यहाँ से राइट साइड में इसके चार्ज इंक्लूड रखा जाता है, ये सच में सरफेस के अंदर वाला चार्ज है, तो ये यही रखा जाता है क्योंकि यही अंदर है। ये मैंने बॉक्स बाहर वाला ऐसे बना दिया, ये अंदर सरफेस नहीं है, मैंने ऐसे जोश जोश में बना दिया। ठीक है, जय लंकेश। ओके भाई, ये आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स पता लग रहे हैं, मुझे लगता है पेजों की भी वाट लग रही है। ठीक है, ओके भाई, अब है कि फ्लक्स का थोड़ा साइन कन्वेंशन ऑफ फ्लक्स, साइन कन्वेंशन ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स का देखो, अब मेरी बात सुनो, फ्लक्स का फॉर्मूला आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से था, EDS कोस थीटा, तो इसको सॉरी EDS, इसको आप खोलोगे तो कुछ ऐसे लगेगा, EDS कोस थीटा। अबे यार, मच्छरों ने वाट लगा रखी मेरी, फैन बंद है। ओके भाई, तो यहाँ से थीटा पे साफ साफ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा अगर 0 डिग्री, अभी मैंने बताया था 0 डिग्री है तो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा अगर आपका 180 डिग्री है तो फ्लक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। थीटा आपका 90 डिग्री है तो फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर सरफेस एरिया और
अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ है, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। अगर माना कि सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है और सरफेस एरिया तो हमेशा आउटवर्ड होता है, ये ds है, हमेशा आउटवर्ड होता है, हमेशा आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये तो बात क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो आउटवर्ड जो फ्लक्स होगा, बाहर की तरफ निकल रहा है ना, लाइनें बाहर जा रही है ना, तो आउटवर्ड जो फ्लक्स होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। और यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, और देखो ds तो हमेशा ही बाहर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर दोनों तरफ सूखता है, तो बाहर जा रहा है तो आउटवर्ड फ्लक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ आंसर पॉजिटिव आएगा ना। ओके, यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, 180 इनके बीच में, तो यह नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव वाला कौन सा फ्लक्स है, जो इन आ रहा है, तो इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव, ये यही साइन कन्वेंशन है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा पॉजिटिव होगा और इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि इस अगर आप देखोगे तो अगर मान लो कि लाइनें इधर से आ रही है, ऐसे जा रही है, तो इधर वाला जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा इस सरफेस के लिए, मतलब ये है, तो इस सरफेस के लिए, इधर वाली सरफेस के लिए पॉजिटिव, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ है और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही निकला, तो 0 डिग्री इनके बीच में पॉजिटिव। अब इधर वाले में क्या है, एरिया वेक्टर तो मेरा उधर की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आके घुसा है इसमें, तो यहाँ 180 का एंगल बना है और ये फील्ड ये यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वेंशन था, साइन कन्वेंशन इसका। ठीक है, एक और चीज़ भाई, इम्पोर्टेंट सी चीज़ है कि अगर किसी जगह पे इफ़ फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्लियर सी कट बात है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो क्यू इनक्लोज्ड है या क्यू नेट है इनसाइड द सरफेस, क्यू इनक्लोज्ड वो आपका जीरो है। लेकिन ये कतई नहीं मतलब है, नॉट श्योर दैट ई इज जीरो, ये कहीं जरूरी नहीं है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे सर, तो मैं कहूँगा भाई चार्ज जीरो हुआ है तो ये तब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है ना, वो जीरो है तब फ्लक्स जीरो है। तो और वो चार्ज जीरो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि आपने एक डाइपोल रख दिया हो अंदर में सर, सपोज दैट कि एक बॉडी के अंदर डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल का मतलब समझते हो ना, हाँ, ये डाइपोल रख दिया है, एक पॉजिटिव और माइनस चार्ज वाला। डाइपोल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर माना कि आपने ऐसे रख दिया है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, क्यू नेट कितना होगा, क्यू नेट तो आपका जीरो होगा। ओके, तो फ्लक्स कितना होगा, यहाँ से फ्लक्स भी जीरो होगा। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो पॉजिटिव की वजह से होगा, कुछ नेगेटिव की वजह से भी होगा। याद है एक दिन मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भी पूछा था। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। और दूसरा, फ्लक्स जीरो कब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जितना फ्लक्स आया उतना फ्लक्स निकल गया। ऐसा भी हो सकता है कि क्यू आउट जो है वो क्यू इन के बराबर हो, तो ऐसी केस में भी आपका जो नेट फ्लक्स है क्यू नेट वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये है मतलब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नॉट श्योर बोला है मैंने। ठीक है, ये बात आप क्लियरली समझ लेंगे। ओके, एक और बात कि अगर आपने किसी भी जैसे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई एक सरफेस रख दिया आपने, क्लोज्ड सरफेस, कैसी सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस रख दी, इसमें कोई चार्ज नहीं है, क्लोज सरफेस रखती हो। एक बात आप ध्यान रखोगे, जितनी लाइनें इसमें से एंटर मरेगी उतनी ही लाइनें इससे निकल जाएगी। तो इसमें क्यू आउट जो होगा, जितना फ्लक्स होगा, और जो क्यू इन होगा, यानी सॉरी फाई इन रे, क्यू 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 बोल रहा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने बहुत जगह बोला है क्यू ना, फाई बोलना चाहिए भाई। ओके, तो जितना होगा वो बराबर हो जाएगा, और यहाँ से इस नेट जो फाई होगा वो जीरो होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसमें आपने एक क्लोज सरफेस रखी तो उसके थ्रू नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ये और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कारण है इसका, जितनी लाइनें एंटर करेगी उतनी, जितनी लाइनें निकलेगी उतनी इंटर करेगी। और माना कि 3 लाइनें निकली तो 3 इंटर की, तो +3 और -3 ओवरऑल कितना हो जाएगा, जीरो, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखो 1 2 3 आउटवर्ड फ्लक्स +3, इनवर्ड फ्लक्स 1 2 3 -3,
तो दोनों को जोड़ोगे, ये हमेशा ही होगा, चाहे यूनिफॉर्म रखो नॉन यूनिफॉर्म रखो, जितनी इंटर मारेगी उतनी निकलेगी निकलेगी, क्योंकि वो खा के तो बैठेगा नहीं। ठीक है, ओके। एक और चीज़ भाई, ठीक है, तो इसका मतलब है जितनी लाइन अंदर जाएगी उतनी लाइन बाहर जाएगी, तो नेट फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसके अंदर चार्ज तो था नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, यही था फ्लक्स से रिलेटेड चीज़ें। ओके, आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।